सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के इस फेसबुक मंच पर मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। इसी फेसबुक मंच पर कुछ दिन पूर्व हमने केरल के डॉक्टर सुरेश जी को निमंत्रित किया था। वर्तमान में जो कोविड-19 के पश्चात सारे देश भर में और विशेषता जनजाति क्षेत्र में जो परिस्थिति हुई है, उसके संदर्भ में श्रोताओं के समक्ष उन्होंने अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त किए थे। आज भी हम रतलाम के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर उदय यार्दे जी को फेसबुक मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। वे भी हम सभी के समक्ष कोविड-19 के कारण ये दूसरी लहर के पश्चात जो परिस्थिति निर्माण हुई है और विशेषतः जनजाति क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर यार्दे जी अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर यार्दे वैसे प्रसिद्ध सर्जन है, रतलाम में पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से आरोग्य सेवारत है। ऑल इंडिया सर्जन एसोसिएशन और ऑल इंडिया लेप्रोस्कोपी एसोसिएशन के आप सदस्य हैं। लेप्रोस्कोपी के कारण रतलाम के आसपास के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है और विशेष बात यह है कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अपने कई वर्षों पुराने कार्यकर्ता है। वर्तमान में डॉक्टर उदय यार्दे जी मध्य क्षेत्र के चिकित्सा आयाम का क्षेत्रीय दायित्व संभाल रहे हैं। मैं डॉक्टर उदय यार्दे जी को विनंती करता हूं कि अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, राम राम। कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल चुकी है। पहली लहर से तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से काबू पाया और एक तरह से पहली लहर ख़त्म होते तो हमें ऐसा लगा था कि शायद हम कोरोना से जीत चुके हैं, लेकिन दूसरी लहर ने आते आते हम सभी को झकझोर दिया। और यहाँ सुनने वाले आप सभी लोगों में से मैं नहीं समझता हूँ कोई भी ऐसा होगा जिसने अपना कोई प्रियजन, रिश्तेदार, कोई मित्र या पड़ोसी न खोया हो। इतनी तीव्रता से ये दूसरी लहर आई कि हम संभल सकें इसके पहले इसने एक तूफ़ान जैसे आता है वैसा सारा आशियाना उजाड़ दिया। ये लहर जो आई, ये कई लोगों ने अलग अलग तरीके से किसी के न किसी को कोसा, सिवाय अपने आप को। पुलिस को कोसा, प्रशासन को कोसा, डॉक्टरों को कोसा। सभी के लिए कहा गया कि इनकी चूक हुई या इनकी वजह से हुआ, लेकिन खुद के तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और मैं मानता हूँ कि हम खुद अगर व्यक्तिशः अपना विचार करें तो ये लहर आने के लिए बहुत हद तक हम खुद भी जिम्मेदार हैं, चूँकि इस लहर ने, कोरोना की इस महामारी में हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि एक सबक यह भी है कि अगर हम जवाबदार हैं तो हम उसका इलाज भी कर सकते हैं, अर्थात स्वयं ही हम उससे निपट सकते हैं। और हम अगर स्वयं से उसको निपट सकें तो फिर हम जो समाज में जाके कार्य कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में जाके कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी हम समझाइश देकर इस महामारी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भी कहा था कि 85 से 90% व्यक्ति घर ठीक हो सकते हैं, और ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा भय व्याप्त है, और आज भी वो भय कम नहीं हुआ है। समाज ऐसा पूरी तरह से डरा हुआ, बिखरा हुआ, सहमा हुआ और अपने आप से परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें पिछली बार कही थी उन्हें फिर से दोहराने की आवश्यकता है।
क्योंकि कई बार दोहराने से भी हमारी याद फिर से ताज़ा हो जाती है और हम फिर से अपने आप को एक नई तैयारी के साथ इस युद्ध के मैदान में अपने आप को तैयार कर पाते हैं। बहुत सामान्य सी चीज़ें जो कई बार हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो मास्क लगाना। मास्क हमें फिर से मैं बताऊंगा डबल लगाना है। घर से बाहर जाने पर तो अनिवार्य रूप से डबल लगाएं, और अब तो जो स्थिति बन रही है उसको देखते हुए हम अगर घरों में भी सिंगल मास्क लगा कर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है और आवश्यक भी हो सकता है। अभी अभी नॉर्थ अटलांटा का जो CDC है, मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ सेंटर है, जो वायरस के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है, उनका सर्वे और उनकी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अब ये एरोसॉल हो गया है। मतलब यह वायरस अब हवा में फैल चुका है और हवा से भी फैला जा सकता है, हवा से भी आपको संक्रमित कर सकता है। तो क्यों ना हम मास्क को वरीयता दें, प्राथमिकता दें, और मास्क कभी भी हम अपना न उतारें, मास्क लगातार पहने। घर में अगर हम अकेले रहें तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कम्युनिटी है, परिवार बड़ा है, तो जितना मास्क पहनेंगे उतनी हमें एक विश्वास हो जाएगा या हमें एक बचाव का जो है गारंटी सी हो सकती है। उसके साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है, दूर ही रहना है, पास नहीं आना है। 2 गज की दूरी, अब तो ये नारा सबके भीतर रटा जा चुका है, लेकिन अफसोस ये है कि हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं। कई बार भावावेश में आकर हम किसी से दूरी हटा कर भी मिल लेते हैं। तीसरा सैनिटाइजेशन है। सैनिटाइजेशन में हाथों को बार बार धोना ये बताया गया है, और जितना हम साबुन से हाथ को धोएंगे, साबुन से अच्छा कोई भी विकल्प नहीं है। सैनिटाइज़र भी कुछ हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन उससे अगर उच्च गुणवत्तापूर्ण कोई चीज़ है तो वो सैनिटाइज़र है। माफ़ कीजिए, सोप और वाटर, साबुन से हाथ धोएं। ये वायरस लाइपोफिलिक कहलाता है, बहुत ही नाजुक किस्म का यह वायरस है, और ये वायरस साबुन के टच में आते ही अपने प्राण खो बैठता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। करीब 20 सेकंड तक हाथ धोने से हमें अच्छा नतीजा मिल सकता है। इसके अलावा जो हमारी जो परंपरागत सनातनी या ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई जो विधियां हैं, जैसे प्राणायाम, सुबह जल्दी उठना, टहलना, हल्का और सुपाच्य भोजन लेना, और सबसे बड़ा अनर्गल बातें या तनाव में न उलझना और अपने आप को प्रसन्न रखना। ये कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि आज सभी सुनने वालों को पता है। प्राणायाम के बारे में पता होगा, भोजन के बारे में पता है, टहलने के बारे में पता है, ये सब चीज़ें आपको पता है, और ये जो बचाव की जो विधि है उसमें बहुत मजबूती से हमें मदद करती है। 2 चीज़ों का उल्लेख यहाँ पे आवश्यक है, वो है काढ़ा। काढ़ा आप करीब मैं समझता हूँ कि सिद्ध हो चुका है कि काढ़े से बचाव है, इसलिए जो भी काढ़ा हमारे यहाँ पे जो घरेलू पद्धति से बनाया जाता है उस काढ़े का हम प्रयोग करें, और साथ ही भाप, इसका अवश्य आप भाप का सेवन करें, भाप को ले, क्योंकि भाप ऐसा कहते हैं कि जो मुख के पीछे जो नाक का जो एरिया है वहाँ पर जाकर वो कार्य करती है, और वहाँ पे जो छुपे हुए वायरस है उन्हें मिटाती है। ये बात हम आपको बता दें कि बैक्टीरिया और वायरस ये करीब हमारे सहजीवन में आती है, अर्थात हमारे शरीर में लाखों करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया घूमते ही रहते हैं, और इसीलिए यह सहजीवन का एक प्रक्रिया है। हार्मफुल और हार्मलेस बैक्टीरिया अलग अलग वैरायटीज़ के बताए जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है या जो बैक्टीरिया जो हमारा मददगार है, वायरस जो कुछ हमारे मददगार हैं, वो हमारे शरीर में रहते ही हैं। तो एलोपैथी की चिकित्सा जहाँ पे रोग को ख़त्म करने से शुरू होती है,
हमारी प्राचीन सनातनी पद्धति रोग हो ही न, इसके ऊपर उसका जोर रहता है। और उसके लिए ये जो हमारी सामान्य जो अच्छे जीवन की जो प्रक्रिया है उसको ही महत्व दिया जाए, तो हम इस लड़ाई में अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं। अभी मैं वनवासी कल्याण परिषद का कार्य करता हूँ, तो हम लोगों ने स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बेसिक दवाइयाँ गांव-गांव में बांटने की योजना बनाई है। अभी तक जो सूचना मिली है, करीब करीब 6 से 7 हज़ार गाँवों तक हम पहुंच चुके हैं और अधिकांशतः गाँव में हमारे पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं के पास पल्स ऑक्सीमीटर और एक थर्मल गन या इंफ्रारेड गन जो कि तापमान लेती है वो है। पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए क्योंकि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 94 से ऊपर हो, 94 से लेकर 100 तक हो, तो उसे ठीक माना जाता है, अर्थात वो व्यक्ति स्वस्थ है। साथ में उसका तापमान भी अगर नॉर्मल है तो वह व्यक्ति हमारे स्क्रीनिंग से बाहर चला जाता है। लेकिन 94 से नीचे जो जब ऑक्सीजन का लेवल जाता है, मरीज़ को बुखार जैसा आता है, तो ये हमारे संदेह के घेरे में मरीज़ आ जाता है। संदेह का घेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम पैनिक हो जाएं, डरे या एकदम ऑक्सीजन या एकदम दौड़े अस्पताल की ओर या हर मामले में डॉक्टरों पे दबाव डाले कि हमें पलंग दिलाओ, ऑक्सीजन बेड दिलाओ, ये वाली स्थिति नहीं है। इस स्थिति में भी सिर्फ घर पर पेशेंट को मॉनिटर करके उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन और तापमान के ऊपर अगर हम नियंत्रण रखें, तो फिर से जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 85 से 90% मरीज़ बिना अस्पताल जाए घर पर ही ठीक हो सकते हैं। ये निश्चित मानिए, ये सिद्ध हो चुका है और ये मेरी ही कहानी नहीं, ये सब दूर जहाँ पे रिसर्च हो रही है या बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग हैं जो इसके ऊपर कार्य कर चुके हैं, उनका ऐसा कहना है कि प्राइमरी स्टेज में हम पेशेंट को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अब ये पेशेंट हमारे पास आ तो गया, आगे क्या? हमने एक बहुत ही साधारण जो उपयोग में आने वाली दवाइयाँ हैं उसका ही उपयोग करके एक किट सी बनाई है और एक गाइडलाइन जैसी बनाई है कि हम उसी पे चलेंगे। देखिए होता क्या है, वायरस एक विषाणु है और ये विषाणु जब आक्रमण करता है तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है ये उसके विपरीत कार्य करती है और उससे लड़ने के लिए कुछ तत्व बनाती जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो हमारे शरीर में उस वायरस से या उस बाहरी जीवाणु से लड़ने की प्रक्रिया चालू हो चुकी रहती है और फलस्वरूप उस हमें बुखार आना, हाथ पैर दुखना, शरीर भारी हो जाना, सिर का भारी हो जाना, कभी कभी गले जहाँ पे वायरस आक्रमण करता है वहाँ पे खराश आना, इस तरह के लक्षण आते हैं। तो जो शरीर है वो तो लड़ रहा है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अपना कार्य कर रही है। तो हम जो दवाइयाँ देते हैं वो बहुत ही बेसिक किस्म की शरीर को सपोर्ट या सहारा देने की दवाई देते हैं। जैसे अब आपको बुखार चढ़ा, बदन टूटा, सर में दर्द हुआ, कमर दुखी, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा हम पैरासीटामॉल मानते हैं। तो पैरासीटामॉल की गोली हम जो अपने किट बनाई है उसमें रखे हुए हैं। उसके साथ सर्दी जैसा होना, गले में खराश होना, कुछ खांसी होना, इस तरह के लक्षणों के लिए सेट्रिजिन या लिवोट्रिल एम, लिवोसेट्रिजिन इस तरह की, और उसके साथ एक मॉन्टिल्यूकास्ट कंपाउंड रहता है, इसकी मिला के गोली आती है सेट्रिजिन या लिवोट्रिल एम, ये गोली दी जाती है। तीसरा हम देते हैं कि ये जब शरीर में लड़ाई चालू हो गई है वायरस और हमारे शरीर के रक्त कणों की, उसमें कभी कभी दूसरे बैक्टीरिया जिनको अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया या अवसरवादी बैक्टीरिया वो हमला न कर दें, उससे बचने के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन या अजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं। ये भी अभी सिद्ध हुआ है कि डॉक्सीसाइक्लिन में वायरस से लड़ने के गुण भी पाए गए हैं, इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन
बहुत हद तक अच्छी दवा मानी गई है। तो इस किट में तीसरी दवा आपको मिलती है डॉक्सीसाइक्लिन या एंटीबायोटिक, और उसके साथ मिलता है शरीर को सपोर्ट या सहारा देने के लिए मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स, जिंक की गोली और विटामिन सी की गोली। विटामिन सी की गोली अगर आपको अलग से मिल भी जाए तो उसे शुरू के जो अवस्था रहती है, प्रारंभिक अवस्था, उसमें थोड़े से हाई डोज में अगर ले लिया जाए तो ये बताते हैं कि ये हमारी इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधात्मक जो सिस्टम है उसे बहुत मजबूत करके वायरस का वहीं पे खात्मा कर देती है। तो अब हमारे पास इनसे लड़ने के लिए, वायरस से लड़ने के लिए ये कुछ दवाइयाँ, जिसको बिल्कुल प्राइमरी तरीके की हम दवाइयाँ कहते हैं, उसे देते हैं। उसके साथ कुछ जगह पे आइवरमेक्टिन भी एक जो कीड़ों को मारने की दवा है, उस दवाई का भी प्रयोग एंटीवायरल के तौर पर भी किया जाता है। इस तरह छोटी मोटी दवाइयों का और भी कॉम्बिनेशन अपने अपने जगह पर या अपने चिकित्सक, जिनकी अलग अलग थोड़ी सी भिन्न राय भी हो सकती है, उसके साथ दिया जाता है। लेकिन ये जो एक प्राइमरी कॉम्बिनेशन है ये हम देते हैं। इन दवाइयों को लेने से, जो हम 3 से 5 दिन का कोर्स देते हैं, आपका जो वायरस है उससे आप लड़ भी चुके रहते हैं और आपको ठीक भी लगने लगता है। इसके बाद अगर इन दवाइयों से मरीज़ को फ़ायदा न हो तो बराबर उसका हम चेक करें। अगर उसका SpO2 या ऑक्सीजन लेवल 90-94 के आसपास आता है, 90-92 के पास आता है, तो निश्चित हम किसी चिकित्सक की सलाह लें। कभी कभी इन मरीज़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि संगठन ने अपने स्तर पर कई प्रांतों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी व्यवस्था करी है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मतलब ऑक्सीजन पैदा करने की मशीन, ऑक्सीजन जनरेट होता है उसमें। तो जब हम किसी पेशेंट को घर पे ट्रीटमेंट देते हैं, उसका थोड़ा ऑक्सीजन भी गिरता हुआ अगर दिखाई दे तो हम बड़े आराम से 3 से 5 लीटर ऑक्सीजन पे उसको रख सकते हैं। ये दवाइयाँ देख सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं। इससे कम 90-92 से नीचे अगर हमें ऑक्सीजन दिखाई दे तो निश्चित रूप से, या फीवर 101 डिग्री के ऊपर जो दवाइयों से न उतरे और लगातार बना रहे, इन 2 अवस्थाओं में नज़दीकी जो डॉक्टर हैं उनसे हम संपर्क करें। या कोविड सेंटर्स आजकल बने हैं और गांव-गांव में भी अब कोविड केयर सेंटर्स बने हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य भारत प्रांत में नीमच के पास एक कंजरडा करके गांव है। वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मिलकर उनसे आग्रह कर और 10 बेड का कोविड केयर सेंटर भी बना लिया है। ये जो 10 बेड का कोविड केयर सेंटर बना है, या इस तरह के जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, इसमें रोगी के उपचार की पूरी व्यवस्था है। उसे दवा, गोली, इंजेक्शन, बॉटल और साथ में ऑक्सीजन, इतनी सुविधा वहाँ पे जो ट्रेंड या प्रामाणिक चिकित्सकों द्वारा उसे इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अब यहाँ पे जैसा मैं बता चुका हूँ कि इस महामारी में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो अभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रोल अदा कर रहे हैं। तो एज स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपका रोल इस जगह पर आके समाप्त होता है कि यहाँ पे आप मरीज़ों को घर पे रखें, उनका बुखार और ऑक्सीमीटर की जांच करें, आवश्यक उन्हें उपचार दें, आके समय समय पर 1-2 दिन बाद उनके हालचाल भी पूछें, और अगर वो ठीक होते दिखाई दे तो आगे का उपचार दें। अगर नहीं दिखाई दे तो उन्हें कोविड केयर सेंटर या जहाँ पे भी और थोड़ी आगे की उपचार की सुविधा हो, वहाँ पर उन्हें रेफ़र करें। आगे का जो विषय है, जैसे बड़े अस्पताल, वहाँ पे उनका इलाज, आजकल मैं समझता हूँ रेमडेसिविर हर व्यक्ति को पता चल गया है, और कोई अस्पताल जाने का नाम लेता है तो पहले वो पूछता है रेमडेसिविर लगाएं क्या। ये सब चीज़ों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हमारा जो दायित्व है वो यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में करीब करीब पूर्ण हो जाता है। इसके आगे 2-1 छोटे छोटे और विषय हैं जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक विषय आता है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण। एक भ्रांति
जो गांव में विशेषकर जनजाति समाज में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, और वह है टीकाकरण या वैक्सीनेशन के बारे में। मैं यहाँ पर निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो कुछ भी वैक्सीनेशन के बारे में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, वे 100% गलत है, गलत है और गलत है। भाइयों, टीकाकरण 100% सुरक्षित है। टीकाकरण के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर हम टीकाकरण का पूरा डोज, यानी कि 2 बार उसके पूरा डोज ले लेते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि आप कुछ बीमार हो सकते हो, हल्का बुखार आ सकता है, कमर आपकी दुख सकती है, बदन टूट सकता है, ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एक गारंटी आप निश्चित मानिए कि टीका लगने के बाद किसी भी व्यक्ति की कोरोना नाम की बीमारी से मृत्यु नहीं होगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, खुद इसको एक्सेप्ट करिए, और समाज में जहाँ भी जिन लोगों से मिले उन्हें बता भी सकते हैं कि वैक्सीन जो बने हैं, जो हमारे देश के वैक्सीन्स हैं, वो 100% सुरक्षित है। ये एक संयोग कहा जा सकता है कि कहीं वैक्सीन लगा, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो ये उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि हो सकता है वो 5 दिन 7 दिन पहले से ही कोरोना से बीमार हो, उसके शरीर में कोरोना पूरी तरह से घर कर गया हो, उसके बाद लगा हो, तो ये एक संयोग है। कई बार दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ भी उसके हो सकती है, उसका हार्ट का मरीज हो सकता है, शुगर का हो सकता है, या कई और बीमारी भी हो सकती है जिससे उसकी मृत्यु हुई हो। पर ये साइंटिफिक या विज्ञान सम्मत जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। और अब तो अगर मैं अपने पूरी जो बात कही है उसको बिल्कुल संक्षेप में 2 शब्दों में कहूँ तो मैं कहूँगा, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए। डबल मास्क, दूरी, मैं तो डबल दूरी कहूँगा, डबल मास्क, डबल दूरी, और टीका है ज़रूरी। वो मैं थोड़ी जागरूकता कम है इसलिए हो रहा है, लेकिन अपने आप ही टीकाकरण के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ेगा और लोग आगे आके टीका लगवाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कार्यकर्ता अगर थोड़ा समय देकर अच्छे से अगर चर्चा करें, तो ये जो भय का वातावरण फैला हुआ है, इस भय के वातावरण से हम अगर लोगों को निकाल सकें, और सच भी है, एक घर में पूरा 6 लोगों का परिवार है, 6 में से 5 लोग 4 लोग जब पीड़ित होंगे तो भय का निश्चित वातावरण होगा, और कहीं ना कहीं कोई अनहोनी घटी हो तो पूरा गांव का गांव भी डरा हुआ है। तो इस भय के वातावरण से अगर हम उन्हें निकालेंगे, और जो बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको बताया, जिसको बेसिक बोलते हैं अ आ ई या क ख घ, इस उपचार का ये है जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र, दूरी, भाप, काढ़ा, है ना, इन चीज़ों का उपयोग, और कुछ हमारी दवाइयाँ अगर लेंगे तो निश्चित रूप से अगर हम उन्हें विश्वास दें और उनका विश्वास जीत सके, तो एक बार विश्वास अगर मरीज़ को आ जाए तो विश्वास से जीता हुआ कहीं पे भी हारता नहीं है। एक और भय अभी व्याप्त है, और वो है तीसरी लहर, कि तीसरी लहर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी ये तैयारी जो हमने की है, अगर इस तरह से हम रहेंगे तो हमें तीसरी लहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और आने तो दे, अगर हमारी रचना पूरी ऊपर से नीचे तक अंतिम छोर तक अगर है, तो हमारी तैयारी पूरी होने की वजह से हमें तीसरी लहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हम बेसिक या आधारभूत जो कार्य प्रणाली है उस पर कार्य करेंगे तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तीसरी लहर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उल्टे हमारी रचना मजबूत होने की वजह से अगर ये आ भी जाती है तो हम पुनः अपने कार्य को और परिष्कृत करके उससे मुकाबला भी कर सकते हैं। मैं अपने पूरी जो बात कही है उसको बिल्कुल संक्षेप में 2 शब्दों में कहूँ तो मैं कहूँगा, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए। डबल मास्क, दूरी, मैं तो डबल दूरी कहूँगा, डबल मास्क, डबल दूरी, और टीका है ज़रूरी। बस अगर ये आप कर लेते हैं
तो मान लीजिए कि कोरोना आपको कोई कितना ही बोले कि अब तीसरी आ रही है लहर, चौथी आ रही है, आजीवन आप सुरक्षित रहेंगे। कोरोना को इसी तरह से जीता जा सकता है। अभी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करते ही वहाँ से लोगों के मास्क उतरवा दिए हैं। हालांकि ये ज़रा ज़्यादा उत्साहवर्धी कदम हम कह सकते हैं, पर ये हुआ है। मतलब ये है कि टीके अगर पूरे लग गए तो हम ये निश्चित मानेंगे कि कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप विश्वास रखिए, टीके पर भरोसा करिए, भारत में बने टीके पर भरोसा करिए और इस वैक्सीनेशन या टीके के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करें, खुद भी करें और अपने आसपास के लोगों की भी भ्रांतियां दूर करें। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बातें जो आपको बताई हैं ये आप लोग अपने रोज़मर्रा का जो आपका कार्यक्रम रहेगा उसमें लीजिए और मुझे लगता है कि हम कोविड के खिलाफ़ अच्छे से लड़ाई लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। मिलकर सब हम कार्य करेंगे, कर्म रूप में पूजा, समाज रूपी ईश्वर के हम साधक बनकर चलते